दशकों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिल्ली पर राज रहा। ये पार्टी थी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की, जिनको देश की राजधानी में बहुत इज्जत मिलती थी। शीला दीक्षित ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर पार्टी को लगातार 3 बार जीत दिलाई। उनका कार्यकाल विकास और प्रगति के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर बदलाव की हवा चलने लगी। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने देश को हिला दिया और कांग्रेस की छवि खराब हो गई। आम आदमी पार्टी या एएपी के उभार ने कांग्रेस के जनाधार को और कमजोर कर दिया। एएपी ने अपने वेलफेयर स्कीम्स और साफ सुथरी सरकार के वादे के साथ लोगों को एक नया विकल्प दिया। कांग्रेस, जो अब आम आदमी की जरूरतों से दूर होती जा रही थी, को 2015 के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2020 के चुनावों में भी यही हुआ। कांग्रेस फिर से खाली हाथ रही। जो पार्टी कभी दिल्ली की राजनीति पर राज करती थी, वो अब अपनी पुरानी स्थिति खो चुकी थी। दिल्ली में कांग्रेस का पतन एक सबक है। ये बताता है कि राजनीति में भाग्य कैसे बदलता रहता है। ये इस बात पर जोर देता है कि बदलते समय और लोगों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालना कितना जरूरी है। जैसे जैसे 2025 के दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकती है और एक बार फिर से दावेदार बन सकती है? इसका जवाब दिल्ली की जटिल राजनीति को समझने में छुपा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या एएपी का उदय काफी हद तक उसकी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को लुभाने में इन योजनाओं की ताकत को पहचाना। मुफ्त बिजली, रियायती पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी एएपी के शासन मॉडल का पर्याय बन गए। ये योजनाएं शहरी गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को खास तौर पर पसंद आई, जो दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इन योजनाओं का प्रभाव निर्विवाद रहा है। उन्होंने उन लोगों को बहुत जरूरी राहत प्रदान की है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का वादा, जो अक्सर पहले उपलब्ध नहीं थीं या अविश्वसनीय थीं, ने एएपी के समर्थन आधार को मजबूत किया है। 2025 के चुनावों के लिए पार्टी का नारा फिर लाएंगे केजरीवाल इसी भावना को भुनाता है। यह उन लोगों की कृतज्ञता पर निर्भर करता है जिन्होंने इन योजनाओं से लाभ उठाया है। हालांकि कल्याणकारी योजनाओं पर एएपी की निर्भरता की आलोचना भी हुई है। विरोधियों का तर्क है कि ये योजनाएं लंबे समय में टिकाऊ नहीं हैं। उनका दावा है कि वे राज्य के खजाने पर बोझ हैं और विकास परियोजनाओं की कीमत पर आते हैं। आलोचक एएपी पर मुफ्तखोरी की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हैं, एक लोक लुभावन दृष्टिकोण जो राजकोषीय समझदारी को कमजोर करता है। एएपी के कल्याणकारी मॉडल की स्थिरता और दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव बहस का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभुत्व के बावजूद दिल्ली में पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। पार्टी 2 दशक से भी अधिक समय से राजधानी की सत्ता से बाहर है। एएपी की खुद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही एक बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित करने की सफलता ने बीजेपी के आकर्षण को सीमित कर दिया है। 2025 के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के सामने एक दुविधा है। हिंदुत्व और राष्ट्रवादी बयानबाजी पर इसका पारंपरिक फोकस दिल्ली में सीमित ही रहा है। शहर के मतदाताओं को अधिक व्यावहारिक और मुद्दों पर आधारित माना जाता है, जो वैचारिक अपीलों से कम प्रभावित होते हैं। एएपी की कल्याणकारी योजनाओं की रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्तखोरी की संस्कृति के रूप में बीजेपी की पिछली आलोचना भी उलटी पड़ गई है। पार्टी अब खुद को ऐसी स्थिति में पाती है जहां वह कल्याणकारी उपायों का विरोध करती हुई नहीं दिख सकती है। 2025 के चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति 2 तरफा दिखाई देती है। सबसे पहले यह एएपी के शासन की कमियों को उजागर करना चाहता है, जिसमें प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अभियान का चेहरा बनाना है, जिससे उनकी लोकप्रियता और अपील को भुनाया जा सके। यह रणनीति एएपी को बेदखल करने के लिए काफी होगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।